नमस्कार। आज हम भारत के गवर्नेंस में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव की कहानी समझने वाले हैं। कैसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। और ये सिर्फ नाम बदलने जैसी बात नहीं थी। ये तो भारत की आर्थिक सोच और केंद्र राज्य के रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 65 साल पुरानी इतनी जमी जमाई संस्था प्लानिंग कमीशन को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। मतलब एक ऐसी बॉडी जो भारत के 5 ईयर प्लान्स की पहचान बन चुकी थी, उसे एकदम से खत्म क्यों कर दिया गया। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के दौर को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि भाई बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। उसके बाद हम देखेंगे कि नीति आयोग कैसे बना, इन दोनों में क्या बड़े अंतर हैं, और आखिर में इसका हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत की आज़ादी के ठीक बाद से। सोचिए, एक नया नया देश, ढेरों उम्मीदें और चुनौतियां तो उससे भी ज्यादा। उस वक्त देश के लीडर्स को लगा कि भारत के विकास को सही दिशा देने के लिए एक सेंट्रल प्लानिंग बॉडी होनी ही चाहिए। और बस इसी सोच के साथ 1950 में बना योजना आयोग। याद रखिए, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसका मेन काम था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स बनाना। और इसका तरीका था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में प्लान बनेगा और सारे राज्यों से लागू करेंगे। और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं ने दशकों तक भारत की इकोनॉमी को शेप दिया। 1951 का पहला प्लान खेती पर था, तो दूसरे में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। ये सिलसिला चलता रहा और 2012 में देश की आखिरी यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना आई। योजना आयोग के काम करने का जो तरीका था, उसे हम कंट्रोलर मॉडल कह सकते हैं। मतलब ये एक बॉस की तरह था जो राज्यों को बताता था कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके लिए पैसे भी वही देता था। सारी पावर सेंटर में थी। लेकिन देखिए, जो मॉडल शुरू में इतना कामयाब रहा, वक्त के साथ साथ वही एक बोझ बनने लगा। अब हम समझेंगे कि आखिर इस दौर का अंत क्यों हुआ और क्यों एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी। देखिए, धीरे धीरे प्लानिंग कमीशन की कई खामियां सामने आने लगी। सबसे बड़ी दिक्कत थी इसका वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच। मतलब एक ही पॉलिसी पूरे देश पर थोप दी जाती थी। अब जो चीज पंजाब के लिए अच्छी है, जरूरी तो नहीं कि वो केरल के लिए भी काम करे, है ना। राज्यों का काम बस दिल्ली से आए आदेशों को लागू करने तक ही रह गया था। ऐसे में जब 21वीं सदी का भारत एक डायनामिक ग्लोबल इकोनॉमी बन रहा था, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम एक रुकावट की तरह लगने लगा था। आसान शब्दों में कहें तो 21वीं सदी आते आते योजना आयोग पुराने जमाने की चीज लगने लगा था, जो नए और बदले हुए भारत की रफ्तार से मेल नहीं खा पा रहा था, और इसीलिए 2014 में इसे खत्म कर दिया गया। योजना आयोग के जाने के बाद एक नई संस्था सामने आई, और ये सिर्फ नाम का फेरबदल नहीं था, ये प्लानिंग से पॉलिसी की तरफ एक पूरी तरह से नया नजरिया था। साल 2015 में बना नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग की तरह प्लानर नहीं है, बल्कि सरकार का एक मेन पॉलिसी थिंक टैंक है। और इसका सबसे बड़ा मकसद है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इस बदलाव को हम कंट्रोलर से कैटलिस्ट बनने का सफर भी कह सकते हैं। देखिए, जहां पुराना कमीशन कंट्रोल करता था, प्लान और फंड्स देता था, वहीं नीति आयोग एक कैटलिस्ट, एक सलाहकार की तरह काम करता है, जो राज्यों को अपनी पॉलिसी खुद बनाने में मदद करता है। चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं कि इन दोनों संस्थानों में असल में फर्क क्या क्या है। तो सवाल यही है कि कागज पर तो ठीक है, लेकिन असलियत में इन दोनों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है। तो चलिए इन अंतरों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा बदलाव था अप्रोच का, टॉप डाउन से बॉटम अप। मतलब अब नीतियां ऊपर से नहीं आती, बल्कि नीचे जमीनी स्तर से शुरू होती हैं। राज्यों का रोल भी बदल गया। अब वो सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं, बल्कि प्लानिंग में बराबर के पार्टनर हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क, प्लानिंग कमीशन के पास पैसा बांटने की पावर थी, लेकिन नीति आयोग वो एक एडवाइजरी बॉडी है। फंड्स का मामला अब सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। और तो और इसकी बनावट में भी मुख्यमंत्रियों की गवर्निंग काउंसिल है, जो ये साफ करता है कि अब राज्यों की बात सुनी जाएगी। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इस पूरे बदलाव का भारत के संविधान और इसके फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर हुआ। सरकार ने नीति आयोग को जो काम सौंपा, उसमें साफ साफ लिखा था कि इसे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का एक मॉडल बनाना है।
मतलब राज्य और केंद्र मिलकर भी काम करें और अच्छे काम के लिए एक दूसरे से कंपटीशन भी करें। तो यहां हमारे सामने फेडरलिज्म के दो मॉडल हैं। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाला, जिसमें सारी ताकत केंद्र के पास होती है, और दूसरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें केंद्र और राज्य एक टीम की तरह बराबर के पार्टनर्स बनकर काम करते हैं। असल में नीति आयोग को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि भारत राज्यों का एक संघ है, उसे और मजबूती मिले। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां देश की नीतियां बनाने में राज्यों की भी उतनी ही सुनी जाए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या नीति आयोग सच में भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? क्या इसने वाकई राज्यों को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहस आज भी जारी है, और इसका असली जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।